और आप एक अनजान कमरे में प्रवेश कर गए हो। विवाह से पहले तो आपने वो कमरा कभी देखा भी नहीं था। वहाँ पर आपके लिए एक अनजान बिस्तर सजा हुआ है, उस पर एक सफ़ेद चादर डली हुई है जो गुलाब के फूल डले हुए हैं, और बाहर कुछ अनजान स्त्रियाँ, कुछ अनजान पुरुष आपको बताया जा रहा है ये आपकी सास है, बताया जा रहा है वो आपकी फूफिया सास है, और आपको वहाँ धकेल दिया गया है। अरेंज्ड मैरिज से लव मैरिज बेहतर है और लव मैरिज से लिव इन बेहतर है, ना बाबा ना। और जब तक आपको यथार्थ पता लगना शुरू होगा तब तक हो सकता है कि आप गर्भवती हो चुकी हैं। उसकी जात देखते हैं तो झूठ बोल रहे हैं माँ बाप अगर कहते हैं कि हम उसकी लाइफस्टाइल देखते हैं। मैं बताता हूँ क्या देखते हैं। सबसे पहले तो जात देखते हैं, और सेक्स बड़ी ज़ोरदार वासना होती है। अब उस लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। भारत का सौभाग्य रहा कि उसे ऊंचे से ऊंचा धर्म मिला, लेकिन हम उस ऊंचे धर्म के लायक नहीं बन पाए। देखिए, दूसरे तरह की बातें करने वाले तो बहुत हैं। एक मुझे सच भी बोल लेने दीजिए। आचार्य जी, मैं भारतीय समाज से जुड़े कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी और उनमें कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिन्होंने मुझे हैरान कर दिया, तो सोचा कि वो आज आपके सामने रखूं। जिनमें से पहला है डाइवोर्स रेट। भारत दुनिया भर में लोएस्ट डाइवोर्स रेट रखता है, जो कि सिर्फ 1% है। दूसरा डेटा कहता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार आउट ऑफ 136 कंट्रीज़ भारत 126th पोजीशन रखता है, अनहैप्पी कंट्री में काउंट होता है। और तीसरा डेटा है जिसमें भारत दुनिया भर में महिलाओं के मामले में वन ऑफ द डेंजरस कंट्रीज़ में काउंट होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि विवाह क्या है? जब आप भारत के संदर्भ में विवाह की बात करते हैं तो आशय आयोजित विवाह अरेंज्ड मैरिज से ही होगा, क्योंकि भारत में ज़्यादातर अरेंज्ड मैरिजेज ही तो होती हैं। तो अच्छा है कि चर्चा के शुरू में ही हम उसको परिभाषित करना चाहते हैं, डेफिनेशन बिफोर डिस्कशन। तो क्या होती है अरेंज्ड मैरिज? आप बताइए, आप जवान लोग हैं और सजग लोग हैं, आसपास के समाज को देखते ही रहते हैं। अरेंज्ड मैरिज क्या होती है? जो परिवारजन करवा दे। तो एक जवान आदमी है, पुरुष या स्त्री, और वो 25, 28, 30 या 35 साल का है, और पिछड़े इलाके हैं तो शायद अभी वो 18 या 20 साल की कोई लड़की है, और उसके घर वाले जा रहे हैं उसके लिए देखने कि अब ये किसके साथ जीवन भर रहेगी, ये किसके साथ घर बसाएगी, या ये किसके साथ अब रहेगा जीवन भर और सहवास करेगा। एक ही कमरे में दोनों रहेंगे, शारीरिक रूप से भी दोनों का संयोग होगा, और ये सब बातें दो वयस्क मनुष्यों के लिए, दो एडल्ट्स के लिए दूसरे लोग तय कर रहे हैं। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि आप को एक लंबे समय के लिए, शायद जीवन भर के लिए, एक संबंध में जाना है, और उस संबंध में आपको दूसरों के कहे अनुसार जाना है। और प्रेम वगैरह जैसी तो कोई बात है ही नहीं, अपनी समझ जैसी तो कोई बहुत बात है नहीं। हालांकि आपको भी लड़की या लड़का दिखा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप देख लो आपको ठीक लग रहा है कि नहीं, पर वो लगभग औपचारिकता पूरी करने वाली बात होती है। आपको कोई अगर ठीक लग भी गया, मान लीजिए आपके चाचा ताऊ ने आपको कोई लड़की सुझा दी, वो आपको ठीक लग भी गई, तो भी माल परखने जैसी ही बात होती है कि हाँ भाई माल पसंद आ गया। उसमें ये नहीं होता है कि प्रेम हो गया। तो इस प्रकार दो जवान लोगों का गठबंधन होता है। ऐसे ही होता है ना कुछ। ऐसा कहते हैं कि शादी के बाद प्रेम हो जाता है। शादी के बाद प्रेम हो जाता है? तो फिर तो किसी से भी शादी कर दो तो प्रेम हो जाएगा। जो किसी से भी हो जाए उसको प्रेम तो बोलते नहीं।
अगर हम कह रहे हैं कि शादी के बाद अनिवार्य रूप से प्रेम हो जाता है, तो फिर यानी हर शादी में प्रेम हो जाता है, माने किसी से भी शादी कर दो तो प्रेम हो ही जाएगा। तो ऐसी चीज़ जो किसी के साथ भी हो जाए उसको तो नहीं प्रेम बोल सकते हैं। प्रेम में तो चुनाव निहित होता है ना, कि आप कहते हो कि कौन श्रेष्ठ है मेरे लिए, कौन उत्तम है मेरे लिए, कौन ऐसा है जिससे मेरा एक हार्दिक नाता हो सकता है, कौन ऐसा है जिसके साथ मेरी ज़िंदगी, मेरी चेतना ऊंचाइयां पा सकती है। सिर्फ उसी से प्रेम होता है। आपको किसी के साथ बांध दिया गया और कह दिया गया कि अब इससे तुम्हारा प्रेम हो जाएगा, तो प्रेम नहीं है, वो एक तरह का समझौता है। और कुछ समय के बाद आदत विकसित हो जाती है। दूसरे व्यक्ति के साथ रहते रहते आपको उसकी आदत लग जाती है, उसकी शक्ल की, उसके व्यवहार की, यहाँ तक कि उसकी गंध की भी आदत लग जाती है आपको, उसकी आवाज़ की, सब आदतें लग जाती हैं। आप उसको प्रेम तो नहीं बोल सकते। तो ये होता है आयोजित विवाह। तो दोनों की ओर से इसको देख सकते हैं, लड़के की ओर से भी, लड़की की ओर से भी। लड़की की ओर से थोड़ा सा वो और मुश्किल होता है जीना आयोजित विवाह वाले खेल को। तो लड़की की ओर से थोड़ा और देख लो। तो एक लड़की है और जैसा भारत में 80% आयोजित विवाहों में होता है, बड़े शहरों और उदार मना परिवारों को छोड़ दो, वो इक्के दुक्के हैं, 1-2% होंगे मुश्किल से। तो आमतौर पे क्या होता है, लड़की को बता दिया गया कि हाँ भाई तेरी शादी होनी है, और वो आमतौर पर शादी भी कोई बहुत परिपक्व उम्र में नहीं होती। अभी भी भारत में 18, 20, 22 साल में लड़कियों को ब्याह दिया जाता है। कई बार 18 का भी इंतज़ार नहीं किया जाता अगर पिछड़े इलाकों में चले जाओ तो अब उसको ब्याह दिया गया है किसी पुरुष के साथ, ऐसे पुरुष के साथ जिसके साथ उसका कोई नाता ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं, जिसको वो ठीक से क्या सतही तौर पर भी नहीं जानती है। 1-2 बार मिली होगी, अधिक से अधिक 1-2 बार उसकी बातचीत हो गई होगी, और उतने में आप किसी से क्या जानोगे, किसी से क्या अपना संबंध बनाओगे, किसी से क्या आपकी प्रीत लगेगी। तो वो अब चली गई है बिल्कुल किसी और के घर में। हम विवाह की पूरी प्रक्रिया को समझ रहे हैं। किसी और के घर में चली गई, वो सब लोग बिल्कुल पराये हैं। वो लड़के से तो हो सकता है 1-2 बार फिर भी उसने बातचीत कर ली, आंखें चार हो गई हों, ऐसे ही औपचारिकता के नाम पर। और वहाँ जाती है, वहाँ उस घर में 7, 8, 10 और लोग भी रहते हैं। उनकी तो हो सकता है उसने पहले शक्ल भी ना देखी हो ठीक से। अब वो वहाँ पहुँच गई है, एक आप अनजान घर में आ गई हो, और क्यों आ गए हो इसका कोई ठोस कारण नहीं है। आपको कहा जाता है ये तो भाई परंपरा है, ऐसा ही होता है। उससे क्या लाभ हो रहा है इस पर कभी कोई विचार नहीं। उससे क्या नुकसान हो रहा है इस पर भी कभी कोई विचार नहीं। तो लड़की वहाँ पर आ गई है। अब एक नई जगह है, आप अपने माँ बाप के घर में रहते थे, आप उस घर से निकल गए, आप एक नई जगह पर आ गए। वहाँ आप एक कमरे में जा रहे हो एक बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति के साथ, और वो अपरिचित व्यक्ति एक पुरुष है। और भारत में लड़कियों को जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता तब तक कहा जाता है पुरुषों की छाया से भी बचकर रहना। ठीक है, और ज़माना भले ही बदल रहा है लेकिन अभी भी ज़्यादातर लड़कियां बच के ही रहती हैं। तो वो खूब पुरुषों से अपने आप को सहेजे समेटे एक कुंवारी कली बनी रही है, और अब उसको एक कमरे में धकेल दिया जाएगा और कहा जाएगा ये तुम्हारा कमरा है और ये तुम्हारे पतिदेव हैं, और पतिदेव का तुम्हारे शरीर पर पूरा पूरा हक है। और अगर इलाका थोड़ा पिछड़ा हुआ है तो वहाँ पर ये सब भी देखा जाएगा कि लड़की का कौमार्य सुरक्षित है कि नहीं। उसको एक कमरे में धकेल दिया गया है और चादर बिछा दी गई है सफ़ेद रंग की, और वहाँ पे भी ये भी देखा जाएगा कि लड़की वर्जिन है कि नहीं, बिस्तर पे सफ़ेद चादर के माध्यम से। और आप जिसको जानते नहीं, एक ऐसा पुरुष अब आपके तन के ऊपर लौटेगा। ये हो रहा है, यही है। इससे कुछ अलग होता हो तो बता दो, मैं तो तथ्यों की बात कर रहा हूँ, मैं भी उनमें कोई अर्थ नहीं भर रहा। जो होता है उसका मैं चित्र दर चित्र
बस खाका खींच रहा हूँ आपके सामने। ये जो विवाह की प्रक्रिया है उसकी किताब के पन्ने उलट रहा हूँ एक के बाद एक। कोई पन्ना छूट रहा हो या कहीं अतिशयोक्ति हो रही हो तो बताइएगा, और फिर उसके बाद जो भी आपके सवाल हैं यहाँ लैपटॉप में आप उनको बता दीजिएगा, और आपके पास जो प्रति प्रश्न हो आप बताइएगा। तो आप एक अनजान जगह पर पहुँच गए हो, ठीक है, और आप एक अनजान कमरे में प्रवेश कर गए हो। विवाह से पहले तो आपने वो कमरा कभी देखा भी नहीं था। वहाँ पर आपके लिए एक अनजान बिस्तर सजा हुआ है, उस पर एक सफ़ेद चादर डली हुई है जो गुलाब के फूल डले हुए हैं, और बाहर कुछ अनजान स्त्रियाँ, कुछ अनजान पुरुष आपको बताया जा रहा है ये आपकी सास है, बताया जा रहा है वो आपकी फूफिया सास है, और जो भी ये सब रिश्ते नाते होते हैं सब बताया जा रहा है। आप नहीं जानते किसी को, आपकी कुल उम्र ही क्या है आपको कुछ नहीं पता, और आपको वहाँ धकेल दिया गया है। और एक आपके सामने व्यक्ति आ जाता है, उस व्यक्ति से अभी आपकी शालीनता से जान पहचान भी नहीं हुई है, उस व्यक्ति से अभी आपकी भद्रता से, सज्जनता से, सभ्यता से मित्रता भी नहीं हुई है अभी उससे, वो आपका मित्र भी नहीं है अभी, पर अब वो संभोग करेगा आपसे। ऐसा करना होता है ऐसा करना होता है, और आप इसका विरोध नहीं कर सकती, आप आपत्ति नहीं कर सकती, क्योंकि आप पत्नी हैं। आपको आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, आप पत्नी हैं, आपने 7 फेरे लिए हैं, आप पत्नी हैं। और फिर आप वहाँ रहना शुरू कर देते हो, और आप वहाँ कुछ नहीं जानते थे। अब उस घर के बारे में जो पता लगेगा आपको अब पता लगेगा। पहले आपको जो पता लगा था, पहली बात तो बहुत कम था, और दूसरी बात वो अधिकांशतः झूठ भी हो सकता है। विवाह में कभी भी अपना सही चेहरा तो दिखाया नहीं जाता। हम किसी को भी सही चेहरा कहाँ दिखाते हैं अपना, और विवाह में तो एकदम ही ना दिखाएं। तो जहाँ आप आए हो उस जगह का यथार्थ क्या है वो आपको वहाँ जाने के बाद, माने पत्नी बन जाने के बाद पता चलेगा। और जब तक आपको यथार्थ पता लगना शुरू होगा तब तक हो सकता है कि आप गर्भवती हो चुकी हैं। ठीक, और धीरे धीरे आपको वहाँ की आदत लग जाएगी। आपका दम घुटेगा लेकिन बाहर आने का कोई साधन नहीं होगा। फिर एक दिन कोई आएगा सोशल रिसर्च करता हुआ, और वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा जिनके माध्यम से वो पता लगाएगा कि भारत में लोग, पुरुष और महिलाएं दोनों, सुखी कितने, प्रसन्न कितने हैं। तो फिर वो पाएगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत सब देशों में एकदम आखिरी स्थान पे आता है, कि भारतीय दुनिया के सबसे दुखी लोगों में है। क्या बोला था आपने? 136 लोगों में 126वां स्थान। कि मनुष्य और मनुष्य का जो संबंध विवेक और प्रेम से ही बनना चाहिए, उसमें परंपरा के नाते न विवेक के लिए कोई स्थान है न प्रेम के लिए कोई स्थान है। विवेक का अर्थ होता है सजग चुनाव, इसे विवेक कहते हैं, सजग चुनाव। कौन सा सजग चुनाव? जिसको आप जानते नहीं, जिससे मिले नहीं, उससे कैसे सजग चुनाव कर लोगे? बाजार में आप एक छोटी सी चीज़ भी खरीदते हो तो अच्छे से ठोक बजा कर देखते हो, और विवाह ऐसे हो जाता है जैसे एकदम गुड्डा गुड़िया का खेल है। कौन सा सजग चुनाव? और प्रेम, वो तो जैसे शब्द ही हमारे यहाँ पर बुरा और अश्लील माना जाता है कि प्रेम तो गंदी बात है। प्रेम, अरे प्रेम। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रेम विवाह में इससे स्थिति कोई बहुत बेहतर होती है, लेकिन चूंकि अधिकांश विवाह आयोजित विवाह होते हैं तो हमने पहले आयोजित विवाह का किस्सा कहा। इसी में आचार्य जी एक सेगमेंट और रहता है जहाँ पर आपकी अरेंज मैरिज करवा दी गई है, या एटलीस्ट फाइनल हो गया है कि अब इन 2 लोगों की शादी होगी, और उसके बाद उनके पास कुछ समय की मोहलत रहती है, और उस समय में वो मे बी व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड है या सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है, एंड थोड़ी बहुत जो है आपस में जान पहचान हो जाती है, और उसके बाद फिर जो है आपकी शादी होती है, और शादी को लेकर के आपके अपने बहुत सारे सपने होते हैं जिसके साथ आप जो है उस शादी के अंदर उतरते हैं। देखो, 2 इंसान हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि उनकी जो मूल आवश्यकता है वो कोई दूसरा इंसान नहीं है।
दूसरे इंसान की जो ज़रूरत होती है ना, वो बहुत छोटी चीज़ों के लिए होती है। दूसरे इंसान की, आप एक जवान आदमी हो, आपको दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है। कई बार आप उससे बातचीत कर लोगे, कई बार उससे हंसी ठंडा कर लिए, कहीं उसके साथ घूम आए, फिल्म देख आए, और अगर विपरीत लिंगों की बात करें तो सेक्स कर लिया। दूसरे इंसान की ज़रूरत इतनी ही होती है। आपकी जो वास्तविक ज़रूरत होती है वो होती है एक भीतरी पूर्णता की, भीतरी पूर्णता की। पर हमें ये बात समझ में नहीं आई है। तो हमने पहली बात तो ये जो जोड़ीबाजी है, इसको बहुत बड़ी चीज़ बना दिया है कि अगर एक पुरुष है तो उसके साथ एक स्त्री होनी ही चाहिए, और एक स्त्री है तो उसके साथ एक पुरुष होना ही चाहिए, और अगर पुरुष के साथ स्त्री नहीं है, स्त्री के साथ पुरुष नहीं है, तो वो बड़े बेचारे अधूरे हैं। और न सिर्फ हमने ये जोड़ीबाजी को ज़रूरी बना दिया है, बल्कि हमने उसको एकदम आवश्यक बना दिया है। उसको पलटा नहीं जा सकता, वो एक आखिरी चीज़ हो जाती है, इर्रिवर्सिबल। तो अब आप सीधे सीधे माँ बाप के थमाए बंदे के साथ ब्याह कर लो, या आप पहले उसके साथ 3-4 महीने व्हाट्सएप पर बातचीत कर लो, ले दे करके काम तो आप एक बेहोशी का ही कर रहे हो ना। आपको पता भी है कुछ कि आपको ज़िंदगी में एक व्यक्ति चाहिए ही किस लिए है, सिर्फ इसलिए कि आपने ऐसा हर जगह होते देखा है, फिल्मों में होते देखा है। तो आपके मन में ये बात आ गई है कि अगर मैं लड़की हूँ तो ज़िंदगी में लड़का तो होना ही होना चाहिए ना, वो भी परमानेंट। और अगर आप पुरुष हैं तो आपके जीवन में एक स्थायी स्त्री होनी ज़रूरी है। ये जो खेल है कि इंसानों को तो जोड़ों में ही चलना है, इस खेल पर थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है कि ये खेल सच्चा कितना है। इसी में जैसे जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उनको जनरली आज का यूथ स्पेशली इस तरीके से देखता है कि काफ़ी उसका बड़ा सेगमेंट तो अभी भी अरेंज मैरिजेस में ही को मानता है और करता भी है। और काफ़ी बड़ा सेगमेंट जो है डेटा के अनुसार ऑलमोस्ट 24% राइज है लव मैरिजेस में एज़ कम्पेयर टू अरेंज मैरिजेस। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लव मैरिजेस क्या एक इवॉल्व्ड वर्जन है अरेंज मैरिजेस का? अच्छा सवाल है। देखो, जिसको आप अरेंज्ड मैरिज बोलते हो उसमें आप अधिक से अधिक सामने वाले का तन देख पाते हो, तन पसंद आया कि नहीं आया। कई बार तन भी नहीं देखते, सिर्फ तस्वीर में चेहरा देख लेते हो। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हो तो लड़की के घर चले जाते हो, लड़की लड़के के यहाँ जाती है, वहाँ पे उसको खड़ा वड़ा करके देखते हैं, उसका कद नाप लेते हैं, और जो घर की माएँ और भाभियाँ होती हैं उसको अंदर ले जा करके उसको अपना परख रख लेती हैं कि हाँ ठीक ठाक है। तन और क्या परखोगे, 1-2 दिन में या 2-4 घंटे में और क्या परख लोगे। तो तन पसंद आया तो ठीक है। तो अरेंज मैरिज माने तन पसंद, और लव मैरिज माने मन पसंद। तो बहुत फ़र्क तो हो नहीं गया। हाँ, आपका मन कैसा है आप जानते हो ना। तो जैसा आपका मन होता है वैसे ही उस मन की पसंद होती है। तो प्रेम विवाह थोड़े ही बेहतर हो सकते हैं आयोजित विवाहों से। हम यहाँ ये कहने नहीं बैठे हैं कि अरेंज्ड मैरिज से लव मैरिज बेहतर है और लव मैरिज से लिव इन बेहतर है, ना बाबा ना। कोई वो ना समझ ले कि उस तरह की बात यहाँ चल रही है। हम बात कुछ और कर रहे हैं, हम ज़्यादा गहरी बात कर रहे हैं। हाँ, तो तन पसंद से मन पसंद तक का सफ़र कोई बहुत लंबा नहीं होता है। आप कितने होशियार हो, आपकी ज़िंदगी में विवेक कितना है जो आप मनपसंद लड़का या लड़की चुनने निकल पड़े हो। आप क्या जानते हो। मैं बार बार पूछा करता हूँ, इस आदमी को अपने लिए ठीक से एक जूता चुनना नहीं आता, इस आदमी को ठीक से अपने लिए एक शर्ट चुननी नहीं आती,
इसको ज़रूरत कुछ नहीं है ज़िंदगी में, गाड़ी इसने इतनी बड़ी खरीद रखी है। हाँ, अकेला बंदा है, अभी शादी तो हुई नहीं, कुछ नहीं, दूर रहता है घर से, बेंगलोर में रहता है। पर मोटा कमाने लग गया तो फॉर्च्यूनर खरीद लिए, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना सारा लोहा, इतना सारा लोहा, और उस लोहे में एक बैठा हुआ है इत्तू सा, और बेंगलोर का ट्रैफिक उसमें फंसा हुआ है और खुश हो रहा है, मेरी 60 लाख की गाड़ी, मेरी 60 लाख की गाड़ी। और बेंगलोर के ट्रैफिक में इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के उसमें इत्तू सा बैठ के खुश हो रहा है। इसको गाड़ी चुननी नहीं है अपने लिए। ये क्या अपने लिए लड़की चुनेगा? और जिस तरह से इसने अपने लिए गाड़ी चुनी है उसी तरह से अपने लड़की चुनेगा। इसे आज तक किसी ने चुनने की विद्या सिखाई भी है? चुनना आसान नहीं होता। हम जब पैदा होते हैं ना तो हमारी चॉइस की एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये होती है जो कुछ चमकीला लगे उसकी ओर चले जाओ। एक छोटा बच्चा हो, ठीक है, वो अभी बुकैयाँ चलता है, माने घुटनों पे चलता है, आप उसके सामने 2 कमरे कर दीजिए, यहाँ पर है ये, जैसे ये 2 कमरे हैं, दोनों के दरवाजे हैं 2, एक अंधेरा कमरा है और एक कमरे में रोशनी है। आप देख लीजिए वो बच्चा किधर को जाएगा। 100 में से 99 बच्चे उस कमरे में घुस जाएंगे, दुक 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 चलते हुए, जहाँ पे रोशनी है। जो जगमग लगे उसकी ओर बढ़ जाओ। ये हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है चॉइस की। जो चमकता हुआ सा हो, ग्लिटर कर रहा हो, किसी भी इंद्रिय को आकर्षित कर रहा हो। हमने आँख की इंद्रिय की बात करी, जिसमें से खुशबू आ रही हो, जिसमें से खुशबू आ रही हो उसकी ओर बढ़ जाओ। जहाँ ज़्यादा कुछ संगीत सा लग रहा हो, आवाज़ पसंद आ रही हो, उस तरफ को बढ़ जाओ। जो कुछ छूने में कोमल लग रहा हो उसका चयन कर लो। तो हम तो ऐसे ही चुनेंगे ना। अब वो आपने 16 की उम्र में, 18, 20, 22, 25 की उम्र में आपने ले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपने कुछ बना लिया, तो आपने किस आधार पे बना लिया? मैं बिल्कुल भी विरोधी नहीं हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। मैं तो कह रहा हूँ कि दोनों लिंगों में मित्रता ज़रूर होनी चाहिए। और मैं तो कहा करता हूँ कि अगर आप लड़के हो और लड़कियों से आपकी दोस्ती नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में कुछ रह जाएगा। और अगर आप लड़की हो और लड़कों से आपकी मित्रता नहीं है तो आपके भी व्यक्तित्व का एक हिस्सा अविकसित रह जाएगा। तो बिल्कुल इन दोनों को साथ साथ रहना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे संबंधों का आधार क्या होता है? तुम किस आधार पर किसी को अपने लिए चुनते हो ये तो बता दो। जब तुम कुछ जानते ही नहीं तो तुम किसी को भी चुन लेते हो मनपसंद। अब वो जो मनपसंद है वो फिर आगे क्या करेगी आपके साथ या क्या करेगा वो आप खुद ही देख लीजिए। इसमें माँ बाप का तर्क ये रहता है कि तुम्हारा जो आधार है रिश्तों का वो हमें कुछ उतना वैल्यूएबल लगता नहीं है, लेकिन हमारा जो आधार होता है वो होता है कि हम उसकी लाइफस्टाइल देखते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। वो सबसे पहले जात देखते हैं, उसकी जात देखते हैं, उसका तो झूठ बोल रहे हैं माँ बाप अगर कहते हैं कि हम उसकी लाइफस्टाइल देखते हैं। मैं बताता हूँ क्या देखते हैं। सबसे पहले तो जात देखते हैं, फिर देखते हैं कि पैसा कितना है उसके पास, दहेज कितना दे सकती है। और ये 2 चीज़ें अगर ठीक चल गई तो फिर आगे देख लेते हैं कि चेहरा मोहरा आकर्षक है कि नहीं है। इसके साथ में थोड़ा बहुत और ये देख लिया कि उसके घर के लोग कितना रुतबा रसूख रखते हैं। अच्छा, इसके घर में एक IAS है, एक IRS है, बढ़िया बात है। अच्छा, लड़की के 2 भाई कनाडा में रहते हैं, बढ़िया, ये ठीक है। ये देखते हैं घर वाले। और क्या घर वाले देखेंगे? तुम्हें ब्याह करना है, ये तो तुम्हारी ज़िंदगी का मसला है ना। तुम्हारे पिताजी इस बारे में क्या जान सकते हैं? ये तो निजी से निजी बात होती है, इसमें कोई कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? किसी को पता ही क्या है। यहाँ तो अगर आपको कोई आमंत्रित भी करे कि आकर के मुझे कुछ बता दो, सलाह दे दो, तो भी उस आमंत्रण को अस्वीकार कर देना चाहिए। जब तक कि सामने वाला बिल्कुल हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन ही ना करने लग जाए कि ये मेरा प्रेम प्रसंग है, इसमें मुझे आपसे कुछ सलाह चाहिए, सिर्फ तभी आपको सलाह देनी चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता वरना कि इतने निजी मसले पर कोई और आकर के दखल दे रहा है, फैसला कर रहा है। ये क्या मूर्खता की अश्लील बात है, ये बहुत अश्लील बात है। लड़की किसके साथ जाकर अब सोएगी ये बाप क्यों तय कर रहा है?
लड़की अब किसके बिस्तर पर किसके साथ संभोग करेगी ये बाप क्यों तय करने आया है? ये कितनी अश्लील बात है। पश्चिम में कहा जाता है कि व्यक्ति व्यक्ति से मिलता है और फिर डिसाइड करता है कि वो आगे जो है उस रिश्ते को क्या रूप देना चाहता है या देना भी चाहता है या नहीं। भारत में एक परिवार दूसरे परिवार से मिलता है और वो उन व्यक्तियों के लिए डिसाइड करता है कि उनकी ज़िंदगी आगे अब किस तरीके से किस रूप में आगे। ये चुटकुले के तौर पे बहुत अच्छा है, हम हंस सकते हैं इस पर। तो प्रेग्नेंट भी पूरे परिवारों को होना चाहिए। एक बात समझते हो, ये जो विवाह की प्रथा है इसके मूल में तो सेक्स ही है, तभी विवाह लड़के और लड़की का होता है। माँ बाप से बोलो लड़की और लड़की का विवाह है तो हार्ट अटैक आ जाएगा। लोगों को बहुत बुरा लगता है जब मैं कहता हूँ कि देखो, सबसे पहले ईमानदारी से मान लो कि विवाह के केंद्र में सेक्स होता है, तभी लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की चुनी जाती है, वो भी एक ही उम्र के। अगर सेक्स की अनिवार्यता ना होती तो उनकी उम्र एक जैसी क्यों रखी जाती और लिंग विपरीत क्यों रखे जाते? ठीक, अगर सेक्स की अनिवार्यता ना होती तो कोर्ट माने नियम कानून लॉ भी ये क्यों कहता कि अगर मैरिज का कंज्यूमेशन नहीं हुआ है, माने दोनों में आपस में सेक्स नहीं हुआ है, तो आपस में तलाक दिया जा सकता है क्योंकि विवाह चल नहीं रहा है। कोर्ट भी यही कहता है कि विवाह चलता हुआ तभी माना जाएगा, विवाह सफल तभी माना जाएगा जब दोनों में सेक्स हो रहा हो, माने सेक्स ही शादी की सफलता की कसौटी होता है। तो मानो सबसे पहले कि शादी के केंद्र में तो सेक्स होता है। अब शादी के केंद्र में अगर सेक्स होता है तो इसमें दो परिवार क्या करेंगे? ताली बजाएंगे। दो इंसान सेक्स कर रहे हैं, उनकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी क्या है ये परिवार वालों को क्या पता? वो कमरे में घुस के देखेंगे क्या? वो सहायता या सहयोग करेंगे? माँ बाप आएंगे तुमको बिस्तर पर सहायता समर्थन देने के लिए? तो ये कैसी बात है कि भारत में तो विवाह दो परिवारों का मिलन होता है? अच्छा, तो माने उधर वाली चाची जी और इधर वाले ताऊ जी का हो गया मिलन? हमने ऐसा तो देखा नहीं। ऐसा हो जाए तो बड़ा गजब होगा कि विवाह हुआ और लड़की की तरफ से चाची जी और लड़के की तरफ से ताऊ जी, इन दोनों का भी मिलन हो गया। तो ये चुटकुले जैसी ही बात है बस। ये सीधे सीधे मानते क्यों नहीं कि तुम दो इंसानों को, उसमें भी विशेषकर लड़की को, एक बड़ी दुखद और जटिल स्थिति में धकेल रहे हो, और ऐसी स्थिति में धकेल रहे हो जिसमें धकेलने के बाद अब तुम उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते। कहने को माँ बाप हो, लेकिन जिधर को अब उसको फेंक दिया, वहाँ फेंकने के बाद अब आप कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाओगे। आपको नहीं पता आपकी उस लड़की के साथ क्या क्या हो रहा है, आप नहीं जान पाओगे। और सेक्स बड़ी ज़ोरदार वासना होती है, जानवर की पूरी ताकत होती है सेक्स के अंदर। अब उस लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। ये आपको बात समझ में नहीं आ रही है कि आप छोटे से बच्चे हो, कि आपको बात समझ में नहीं आती? आपने अपनी लड़की को कहीं फेंक दिया ये बोल करके कि ये तो परिवार से परिवार का मिलन हुआ है। आप क्या जानते हो कि अब उसके साथ अब क्या हो रहा है? तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है, ये नहीं देना चाहिए। इसमें परिवार इस हक से दखल अंदाजी करते हैं कि कहते हैं कि हमारे वंश के आगे बढ़ने का सवाल है, तो इसमें तो हम दखल अंदाजी करेंगे ही ना कि वो किसके साथ जुड़ रहा है, किससे उसका डीएनए हमारा आगे बढ़ेगा। इसी कारण से बच्चों पे भी तो जोर आपने होता है। जब उसको पैदा करा था तो तभी उससे ये कह देते कि भाई देख, तुझे हमने इसी शर्त के साथ पैदा करा है कि तू हमारा डीएनए आगे बढ़ाएगा। वो जो पैदा हुआ है उसने निवेदन करा था कि मुझे पैदा कर दो और बदले में मैं तुम्हारा डीएनए आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारा वंश आगे बढ़ाऊंगा। तो उसकी अब बाध्यता, ऑब्लिगेशन कहाँ से आ गई आपका वंश आगे बढ़ाने की? भाई आप पहले तो उसको पैदा कर दो, और उसने कहा तो नहीं था मुझे पैदा करो, पहले तो उसको पैदा कर दो और फिर उससे कहो अब तू मेरा वंश आगे बढ़ा, और वंश तू किसके साथ बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, वो भी हम तय करेंगे। तो ये ज़बरदस्ती की बात है। इसमें आचार्य जी एक डेटा है जो थोड़ा बताता है कि फैमिलीज़ किस हद तक इन्वेस्टेड होती हैं मैरिजेस के अंदर। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का डेटा है CAIT का कि नवंबर 2022 से दिसंबर 2022 तक करीबन 32 लाख शादियां हुई थी 2 महीनों में,
और उसमें जो एक्सपेंडिचर हुआ था वो करीबन 3.74 लाख करोड़ का हुआ था। हाँ देखो, भारत में 140 करोड़ की आबादी है और लगभग 2% बर्थ रेट है, तो लगभग 3 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं। पहले और ज़्यादा होते रहे होंगे, माने जिनकी आज शादी हो रही हो 25 साल पहले पैदा हुए होंगे, तो तब मान लो वही 3-3.5 करोड़ पैदा होंगे, उसमें आधे लड़के आधे लड़की, तो 1.25 करोड़ लड़के 1.25 करोड़ लड़कियाँ। तो उस हिसाब से भारत में प्रतिवर्ष 1-1.5 करोड़ शादियाँ होनी चाहिए, है ना। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में शादियाँ होनी चाहिए, हो रही हैं। सबसे बढ़िया धंधा है। मैं तो ये देख रहा हूँ मार्केट कितनी बड़ी है, शादी से जुड़े जितने भी काम हैं उनका बाज़ार कितना बड़ा है, क्योंकि और ये मार्केट कोई ऐसी नहीं है कि सीज़नल है कि रिसेशन आ गया तो अब ब्याह नहीं होगा। ये एवरग्रीन सदाबहार मार्केट है, जिसमें कि 1-1.5 करोड़ शादियां हर साल होनी तय हैं बिल्कुल। और ये कितना वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है जो इस पे किया जाता है। मैं समझता हूँ कि औसत अगर लें तो आम शादी पे 10 लाख तो खर्च होता ही होगा कम से कम। 10 लाख से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो अगर आप लें कि 1 करोड़ शादियाँ और हर शादी पे 10 लाख या 20 लाख का खर्चा, गजब हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना जा रहा है इस वेडिंग इंडस्ट्री में? कुछ है आपके पास आंकड़ा? कितने करोड़, कितने ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है ये, कितना है? जी, एक आंकड़ा बताता है कि जनवरी 2023 से जुलाई 2023 6 महीने में करीबन 70 लाख शादियां हुई हैं इसी साल, और उसमें एक्सपेंडिचर रहा है 13 लाख करोड़। 13 लाख करोड़, 13 लाख करोड़ 70 लाख शादियाँ, माने हर शादी पे 20 लाख। मैं कम बोल रहा था, 10 लाख। हिंदुस्तान में बहुत पैसा है भाई, कौन बोलता है हिंदुस्तान गरीब देश है? हाँ, औसतन एक शादी पे 20 लाख खर्च हो रहा है, जिसमें सब एकदम जो गरीब लोग बेचारे किसान वगैरह हैं वो भी शामिल है, और कुल मिला के 20 लाख का औसत आ रहा है। अब 20 लाख का औसत जो अमीर लोग हैं वो ऊपर खींच देते हैं, लेकिन फिर भी छोटे से छोटा आदमी भी कई लाख रुपए खर्च करता है शादी पर। और फिर हम कहते हैं कि गरीबी क्यों है इतनी। हमें ये नहीं समझ में आता कि आप अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी किस चीज़ में लगा रहे हो। तंबू, शामियाना, 3 तरह का खाना, हाँ, ये मुगलई उधर काउंटर लगाया है, उधर चाइनीज़ का काउंटर लगाया है, उधर इटालियन का काउंटर लगाया है, और गाना बजाना, और वो सब फूहड़पना, डीजे, और ये सब हो रहा है। और इसमें आपकी ज़िंदगी भर की कमाई जा रही है। उस पैसे से आपने अपनी लड़की को पढ़ा लिखा दिया होता, कुछ बना दिया होता, उसकी जगह वो सारा पैसा जा रहा है ये केटरर्स के पास और बैंकेट हॉल वालों के पास। और वो क्या मूर्खता है ये, क्या मूर्खता है ये। क्या बोलूँ और इसको, मुझे मालूम है बहुत लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ आपको बुरा लगे, मुझे क्षमा करिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि सच्चाई आपके सामने आ सके। देखिए, दूसरे तरह की बातें करने वाले तो बहुत हैं। एक मुझे सच भी बोल लेने दीजिए, भले ही वो थोड़ा चुभता हो आपको। भारत के आम आदमी के लिए आसान नहीं होता होगा इतने लाख रुपए खर्च करना, पर कर रहा है खर्च। कई बार लोग इसके लिए लोन लेते हैं, ज़मीनें बेचते हैं, वेडिंग लोन प्रॉपर जैसे एजुकेशन लोन रहता है, ऐसी शादी के लिए लोन लिया जाता है। बिग फैट वेडिंग्स होती हैं, बड़े बड़े क्राउड्स होते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, बिग बजट्स होते हैं। एक तरीके से एक स्ट्रेंथ को शो करने का स्टेटमेंट होता है शादी जो है। एंड इस सब में क्या होता है कि जब शादी होती है, इतना खर्चा होता है, एक फैमिली की तरफ से इतना इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो कहीं ना कहीं उस लड़की के ऊपर जिसकी शादी होती है एक बर्डन की तरह आता है।
अब जब शादी हो गई है और चीज़ें नहीं उस तरीके से वर्क कर रही हैं, उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं मजबूर रहते हो उसमें बने रहने के लिए या उसे बनाए रखने के लिए, क्योंकि आपकी परिवार ने जो कुछ था, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे वो शादी में एक्सपेंड शादी में कर दिया है, दहेज दे दिया है। और ऐसा नहीं है कि लड़की के परिवार वाले भी मूर्ख हैं कि लड़की के लिए इतना ही कर देंगे। ये सब करने के बाद लड़की को जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि परिवार वाले एकदम भोले और भले मानुस हैं। भले ही कानून ये बन गया है कि बाप की संपत्ति में लड़के लड़की का बराबर का हक होगा, लेकिन वो मामला सब दहेज दे करके निपटा दिया जाता है। हाँ, ये सब हो जाता है और लड़की वहाँ पहुँच गई है अपना दहेज वगैरह ले करके, और फिर वहाँ अब उसके लिए ये एक जिम्मेदारी बन जाती है, एक बाध्यता, ऑब्लिगेशन बन जाती है कि अब जो भी है यहाँ निभाओ। और धर्मगुरु वगैरह हैं वो बताते हैं कि जो लड़की विवाह के बाद अपने माँ बाप से ज़्यादा संबंध रखती है वो फलाने नर्क में जाके सड़ती है, और जिस लड़की के माँ बाप लड़की को ब्याहने के बाद उससे ज़्यादा रिश्ता रखते हैं वो भी तमाम तरीके के पाप के भागी होते हैं। तो लड़की को कुल मिला के कह दिया जाता है कि अब जहाँ पहुँच गई हो वहीं पड़ी रहो, जो है जैसा है तुम देखो, और अब बस निभाओ। तो निभाती भी है, और उसमें फिर 100 तरह काम होते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं वो अधिकांशतः उनके परिवार वालों द्वारा ही किए जाते हैं, विशेषकर पतियों और प्रेमियों द्वारा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में अभी भी प्रतिदिन कम से कम 20 दहेज हत्याएं होती हैं, प्रतिदिन 20 दहेज हत्याएं होती हैं, और ये सिर्फ वो हैं जो रिपोर्ट हो जाती हैं। जो ये आंकड़ा, इससे कई गुना ज़्यादा दहेज हत्याएं होती हैं, पर उनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, तो वो पता नहीं चलती हैं। तो अब हत्या तो हत्या है ना, हत्या को तो नहीं बोलोगे कि वो लड़की नाटक कर रही है। अभी भी बहुत चीज़ों में तो कह देते हैं कि ये तो झूठा फेमिनिज्म है, वो नाटक कर रही है बस। अच्छा, नाटक कर रही हो तो, लेकिन पंखे से लटक के मर गई, अभी भी नाटक ही कर रही है क्या मरने का? अरे उस पर तो मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी, वो जो उसकी जली हुई लाश पड़ी है वो भी नाटक ही कर रही है क्या जलने का? तो ये भी खूब चलता है कि भाई कुछ महिलाएं निश्चित रूप से होंगी जो नाटक करती होंगी, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो झूठे दहेज वगैरह के मामलों में ससुराल वालों को फंसाती हैं और बहुत परेशान करती हैं, होती हैं। पर हमें अनुपात का कुछ ध्यान रखना पड़ेगा ना। हाँ, कि 10 एक संख्या होती है और 10,000 दूसरी संख्या होती है। अनुपात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी ऐसी हैं और कितनी वैसी हैं, और 10 का नाम लेकर के 10,000 को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये सब चलता रहता है। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम चाहते हैं कि हैप्पी फैमिली रहे। हैप्पी फैमिली कैसे रहेगी? भारतीय लोग दुनिया के सबसे अनहैप्पी और अनक्रिएटिव लोगों में हैं। मैं बड़ा धक्का लगा, शोले आई थी, मेरे जन्म के आसपास के समय की ये मूवी है। शोले आई थी, और शोले ऐसे बड़ी मूवी तो हुई ही नहीं है। और अभी मैंने पढ़ा कि शोले के ज़्यादातर सीन जो हॉलीवुड की वेस्टर्न्स होती हैं, वो देखा है जिसमें घोड़े पे चलता है काउबॉय वाली हैट पहन के, कह रहे वहाँ से चुराए हुए हैं। और मैंने वो आर्टिकल पढ़ा जिसमें इधर शोले का सीन लगाया, इधर वो हॉलीवुड की फिल्म का लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया। देखें लाइन से इतने सारे सीन शोले के उधर से ही उठाए हुए हैं, यहाँ तक कि स्टोरी लाइन के भी कई हिस्से उधर से ही उठाए हुए हैं। भारतीय अनक्रिएटिव लोग हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी और जॉय का बड़ा गहरा संबंध होता है। अगर आप जॉयफुल नहीं हो तो आप क्रिएटिव नहीं हो सकते, और जॉय को हमने मार रखा है। क्यों? क्योंकि जॉय और फ्रीडम का बड़ा गहरा संबंध होता है, समझना। क्रिएटिविटी चाहिए तो जॉयफुल होना पड़ेगा, और जॉयफुल होना है तो फ्री होना पड़ेगा। आप फ्री नहीं हो तो आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। और भारत में फ्रीडम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। भारत में जो फ्री हो गया उसको हम अराजक, उच्छृंखल बोल देते हैं, उद्दंड बोल देते हैं। फ्रीडम हमारे लिए एनार्की है, हमें समझ में ही नहीं आता कि फ्रीडम क्या चीज़ है। इसमें आचार्य जी, भारत ही वो देश रहा है जिसने मुक्ति के बारे में बात करी है, और अभी आप कह रहे हैं कि भारत अब ऐसा देश हो गया है जहाँ पर फ्रीडम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है।
तो ये देखो, भारत में अभी धर्म का जो संस्करण चल रहा है, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, उसका अपनी सनातन जड़ों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये जिसको हम अभी फिलहाल धर्म के रूप में देख रहे हैं, लोक धर्म, ये तो बस परंपरावाद है, रूढ़िवाद है, इसमें धर्म जैसा कुछ नहीं है। इसी में वर्णाश्रम धर्म की बात होती है कि आपको जो है अपना जीवन जो है अलग अलग स्टेजेस में होकर के गुजारना है, जिसमें से आपका गृहस्थी एक धर्म की तरह आता है। तो लोगों के हिसाब से तो वो धर्म का पालन कर रहे हैं। देखो, अच्छे से समझना, एक होती है श्रुति और एक होती है स्मृति। हाँ, श्रुति में आते हैं वेद, और वेदों का दर्शन है वेदांत में, और स्मृति में ये सब पुराण वगैरह आते हैं और मनुस्मृति आती हैं, और फिर इतिहास ग्रंथ हैं जैसे रामायण वगैरह, फिर अगम शास्त्र है। तो ये सब हिंदू धर्म में, इनके सबके केंद्र पर और सबसे सर्वोच्च शिखर पर श्रुति बैठती है। श्रुति, और श्रुति आपको बार बार बोलती है कि तुम्हें तो ये वर्णाश्रम वगैरह से भी मुक्त होना है। बहुत अजीब बात है, जिसको आप स्मृति बोलते हो ना, उसमें ये सब वर्णाश्रम वगैरह की बात आती है, लेकिन स्मृति अनिवार्य नहीं है कि श्रुति का पालन ही कर रही हो। तो इसीलिए जानने वालों ने कहा कि भाई स्मृति के पीछे पीछे अंधे होकर मत चल देना। स्मृति जहां श्रुति का पालन कर रही हो, बस वहीं पर स्मृति को मानना, नहीं तो मत मानना स्मृति को नकार दो। स्मृति की कौन सी बात माननी है, कौन सी बात नहीं माननी है, ये जानने के लिए देखो कि स्मृति वेदांत सम्मत है कि नहीं। धर्म की कौन सी बात मानने लायक है, कौन सी बात नहीं मानने लायक है, ये जांचना हो तो ये देखो कि कौन सी बात उपनिषदों से मेल खा रही है। जो बात उपनिषद से मेल खाती है उसको मान लेंगे, जो बात उपनिषद से मेल नहीं खाती उसको नहीं मानेंगे। और उपनिषद कहते हैं कि तुम देह हो ही नहीं तो देह की उम्र क्या ना अपनी। ये आश्रम धर्म क्या हो गया कि अभी तुम 25 साल के हो, अब तुम 50 साल के हो, 75 साल के हो, अभी ये करो, वानप्रस्थ है, गृहस्थ है, क्या लेना देना इन बात से? तुम तो चेतना हो। और अगर वर्णाश्रम धर्म ही सब कुछ है तो अष्टावक्र तो फिर कहीं के नहीं रहे ना। अष्टावक्र तो कहीं के नहीं रहे। और जितने भी बड़े ऋषि विद्वान चिंतक विचारक हैं वो भी कहीं के नहीं रहे। आचार्य शंकर, आदि शंकराचार्य भी कहीं के नहीं रहे, क्योंकि आप जिसको गृहस्थ का समय बोलते हो 25 के बाद का, उस समय वो गार्हस्थ की जगह क्या कर रहे थे? देश भर में घूम करके धर्म का विस्तार और प्रचार कर रहे थे। तो उन्होंने तो वर्णाश्रम को तोड़ा ही ना। विवेकानंद ने भी वर्णाश्रम को तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? या बने थे वो गृहस्थ? तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको जिसका पालन करना ही करना है, कि आप 50 साल के हो गए तो आप गृहस्थी छोड़ दो, आप 75 साल के हो गए तो आप जंगल निकल जाओ। तो ये सब बातें अगर आपको उपनिषदों से मेल खाती लगें तो उनका पालन कीजिए, नहीं तो इन बातों का पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आम जो संस्कृति है उसमें तो महिलाओं का भी बड़ा नीचा स्थान है। भारत में आज भी जो हिंदू समाज है उसमें महिलाएं, हम मौखिक रूप से उनको कह देते हैं कि देवी हैं और ये सब बातें बोल देते हैं, लेकिन व्यवहार में देखिए तो उनको हमने निचला दर्जा ही दे रखा है। इसी तरीके से जातिवाद बहुत है। तो जो लोक संस्कृति है उसमें तो ये सब चलता है कि महिलाओं को नीचे रखो और दलितों को नीचे रखो। लेकिन ये सब बातें क्या श्रुति बोलती है? क्या वेदांत बोलता है? उपनिषद ऐसा बोलते हैं कि महिला नीचे की चीज़ है, दलित नीचे की चीज़ है? क्या उपनिषदों ने ऐसा बोला? अष्टावक्र ऐसा बोल रहे हैं क्या? एक तो पूरा उपनिषद ही इस चीज़ के ऊपर है। पूरा उपनिषद ही है जो आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि जाति व्यर्थ की है, हटाओ ये जाति वगैरह, तुमने क्या लगा रखा है। हाँ, माने उस समय भी मूर्ख थे जो जाति जाति करते थे, तो उपनिषदों के ऋषियों को आगे पूरा एक उपनिषद रचना पड़ा कि हटाओ जाति। ये मूर्खता की बात है। वज्र सूचिका उपनिषद। तो भारत का सौभाग्य रहा कि उसे ऊंचे से ऊंचा धर्म मिला, लेकिन हम उस ऊंचे धर्म के लायक नहीं बन पाए। हमें पता ही नहीं है उपनिषद क्या है। लोगों से पूछो तो वो 2-4 पुराणों के नाम तो फिर भी बता देंगे,
विशेषकर भागवत पुराण, शिव पुराण, इतना तो बता देंगे। मनुस्मृति का नाम भी हो सकता है लोगों को पता हो, पर लोगों से पूछो कि कुछ उपनिषदों के नाम बता देना, उन्हें नहीं पता होगा। मैं कहूँ बृहदारण्यक, तो उच्चारण में ही जबान में गांठ पड़ जाएगी, परंतु छांदोग्य बोला ही नहीं जाएगा। हाँ, जब हमने काम शुरू करा तो हमने अपनी संस्था का नाम रखा था आज से 20 साल पहले, अद्वैत लाइफ एजुकेशन। 10 में से 9 लोग उसका उच्चारण करते थे एडवेट। ये हम भारतीय हैं, हमें अद्वैत का उच्चारण करना नहीं आता, लेकिन बाकी सब जितनी पाखंड की चीज़ें हैं उनका उच्चारण करना हमें खूब आता है। धर्म के नाम पे आडंबर जितना है वो हमारा भरपूर है। अद्वैत का हमसे उच्चारण नहीं किया जाता, ऐसे तो हम लोग हैं। तो धार्मिकता की तो बात मत कीजिए, हम ऊपर ऊपर के धार्मिक लोग हैं, भीतर हम में अध्यात्म ज़रा भी नहीं है। तो कोई धर्म के नाम पर ये सब अगर आपको अंधविश्वास और रूढ़ी बताए तो गलत बात। आचार्य जी, जो लोग इस सत्र को पहली बार देख रहे हैं या वो लोग ये समझना चाहेंगे कि जो उपनिषद हैं वो विवाह या संबंध को किस तरीके से परिभाषित बोलते ही नहीं। उपनिषद इस बारे में कोई बात ही नहीं करते। उपनिषदों के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, नॉन इश्यू। वो कहते हैं ये क्या ले आए तुम यहाँ पे, जो करना है करो, होश में जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, बेहोशी में जो भी करोगे बुरा ही करोगे। तो हम तो तुम्हारी चेतना को उठाने का आग्रह करते हैं, उसके बाद हम दखल नहीं देते कि तुम किस स्त्री के साथ घूमे, तुम किस पुरुष के साथ रहे, वो तुम देखो। ये छोटी बातें हैं ज़िंदगी की, बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन हम ऐसे लोग हैं, हम इतने सेक्सुअल लोग हैं कि हमारे लिए ज़िंदगी में यही सबसे बड़ी बात हो जाती है, लड़की लड़की लड़की। किसी आदमी का आपको आकलन करना होता है तो आप ऐसे आकलन करते हो, ये किसी स्त्री के साथ तो नहीं रहता। आपके अनुसार ये आपके लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया है उस आदमी को जांचने का, ये किसी स्त्री के साथ तो नहीं रहता। और स्त्री के साथ नहीं रहता तो अच्छा आदमी है, और स्त्री के साथ पाया गया तो बुरा आदमी है। उपनिषद कहते हैं रहो किसी के साथ, नहीं रहो, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे पास ज़्यादा महत्व की बातें हैं करने के लिए। तो लोग पूछते हैं कि आप बताइए कि इस बारे में वेदांत का क्या कहना है। वेदांत मूर्खता की बातों में कुछ कहता ही नहीं, क्योंकि मूर्खता की बातों में कुछ कहना मूर्ख बनने वाली बात होती है, मूर्ख बनने वाली बात होती है। आगे पूछते हैं क्या इसमें ये अलाउड है, क्या इसमें अलाउड है। अरे भाई, वेदांत अलाउ और नॉन अलाउ की भाषा में बात नहीं करता है, वो सच और झूठ की भाषा में बात करता है। कुछ मुस्लिम मित्रों ने आकर के इसी तरह से प्रश्न पूछा था, बड़े आग्रही लोग थे, आकर के पूछ रहे, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही चलता है कि कुछ अलाउड है कुछ नहीं अलाउड है। तो वहाँ सोच ऐसी ही रहती है कि मैं वो सब कुछ करूँगा जो अलाउड है, जिसकी अनुमति है हमारे धर्मशास्त्र में, और जिसकी अनुमति नहीं है, जो डिसअलाउड है, वो नहीं करेंगे। तो उन्होंने आकर के बड़ी गंभीरता से पूछा कि क्या वेदांत में, उपनिषदों में ये वाली चीज़ अलाउड है। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा ये अलाउड और डिसअलाउड का खेल नहीं चलता भाई वेदांत में, यहां बात सच और झूठ की है, अनुमत और अननुमत की नहीं है, स्वीकृत और वर्जित की नहीं है। बात होश और बेहोशी की है, बात चेतना और जड़ता की है, बात आत्मा बनाम अहंकार की है, सत्य बनाम असत्य की है। वह बात यह नहीं है कि कुंवारा बनाम शादीशुदा। सोचो कोई बात कर रहा हो कि सत्य क्या असत्य क्या, और उसके पास आप जाकर बोलो कुंवारा क्या शादीशुदा क्या, तो ये क्या फूहड़ आपने सवाल कर दिया। लेकिन लोगों के पास यही सवाल रहते हैं, वो अध्यात्म में भी यही सवाल लेके पहुंच जाते हैं, गुरुजी पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, क्या करें। अब मैं आपको दोष नहीं देता, आपकी ज़िंदगी में यही सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन वेदांत आपको यही सिखा रहा है, कह रहा है ये बड़ा मुद्दा नहीं है। ज़िंदगी दूसरी बड़ी, सचमुच बड़ी चीज़ों के लिए होती है। तुम्हें कहाँ उलझ रहे हो, यही आदमी औरत, बच्चा लड़का लड़की, इन्हीं चीज़ों में तुम उलझे रहोगे क्या जीवन भर, यही करने के लिए पैदा हुए हो। वहाँ तो ऋषि आपसे यही प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम स्वयं को पहचानते हो, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो और क्यों पैदा हुए हो। अगर नहीं जानते तो तुम ये घर घरौंदा घोंसला का खेल क्यों खेल रहे हो। हम नहीं कह रहे खेल गलत है, हम तो बस ये पूछ रहे हैं कि घर घरौंदा करने से पहले क्या तुमने अपने आप से पूछा कि जीवन में आवश्यक क्या है।
जो आवश्यक है वो करो ना। अगर तुम्हें सचमुच ये लगता है कि घर घरौंदा यही आवश्यक है तो जाओ बसाओ घोंसला। पर ये प्रश्न पूछे बिना, जीवन के प्रति जिज्ञासा किए बिना तुम ये कहाँ फंस रहे हो, और क्यों, वो भी इतनी कम उम्र में जहाँ तुमने कुछ अभी जीवन को देखा नहीं, कुछ जाना नहीं, कोई अनुभव नहीं। अभी तुम 20, 25, 30 के हो और तुमने एक ऐसी गांठ बांध ली जो भारत में बंधने के बाद फिर कभी खुलती नहीं है। आप कह रही थी ना 1% है यहाँ पे डाइवोर्स रेट, गांठ बंध गई तो बंध गई। और हम कहते हैं ये कितनी ऊंची बात है कि भारत में विवाह स्थायी होते हैं। अरे विवाह स्थायी होना कोई बड़ी खुशी की बात है? प्रेम स्थायी हो ये खुशी की बात होती है? हमारे विवाहों में सचमुच प्रेम होता है क्या? तो बिना प्रेम के दो लोग आपस में बंधे हुए हैं स्थायी रूप से, ये खुशी की बात है? ये खुशी की बात है या खतरे की बात है? दिन दो लोगों में प्रेम नहीं है पर उन्हें स्थायी रूप से बांध दिया गया है, इसको खुशी कहूं या खतरा? इसमें आचार्य जी जैसे जो डेटा है वो हमारे पास सिर्फ डाइवोर्स का अवेलेबल है, सेपरेटेड कपल्स का नहीं है। और कई बार ये भी रहता है कि लोग एक ही घर में रह रहे होते हैं पर उनके कमरे अलग अलग होते हैं। हाँ, भारत में देखो डाइवोर्स एक स्टिग्मा होता है। अभी भी जो लोग तलाकशुदा होते हैं उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, बल्कि अगर थोड़ा सा आप छोटे शहरों या कस्बों में चले जाओगे तो वहाँ तो अभी भी विधवाओं तक को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। तलाक में तो फिर भी आपने निर्णय करा था, विधवा होने में आपने कोई निर्णय तो करा नहीं है, या विधुर होने में कोई निर्णय नहीं करा, पर विधवा को कोई बहुत अच्छी दृष्टि से अभी भी नहीं देखते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है भारत में कि तलाक ले लिया जाए। वो जो 1% है यहाँ डाइवोर्स रेट, वो इसलिए क्योंकि भारत में तलाक लेना बहुत मुश्किल है। इसलिए नहीं है कि 99% लोगों में प्रेम है, सिर्फ 1% ही डाइवोर्स लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तलाक लेने के विरुद्ध इतनी अड़चनें खड़ी कर दी हैं कि तलाक लेने से बेहतर होता है कि चुपचाप अलग अलग रहना शुरू कर दो। तलाक मिलता नहीं है। आप जाओगे अदालत के पास, जानते हो भारत में आप अदालत के पास जाके कहो कि ना मुझे उस व्यक्ति से प्रेम है ना उस व्यक्ति को मुझसे प्रेम है, तो ये तलाक के लिए समुचित आधार नहीं माना जाता। कोर्ट आपको तलाक नहीं लेने देगा। आप वहाँ जाकर कह दो प्रेम नहीं है हमारे रिश्ते में, तो तलाक कहेगा तो क्या हो गया, कोर्ट कहेगा तो क्या हो गया, तलाक नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल कानूनी बात बता रहा हूँ। रिश्ते में प्रेम का न होना तलाक की जायज़ वजह नहीं मानी जाती कानून में। हाँ, आप ये सिद्ध कर दें कि आपका पति आपको पीटा करता है तो शायद तलाक मिल जाए, पर आप ये कह दें कि मुझसे प्रेम नहीं करता तो तलाक नहीं मिलेगा। यही बात पत्नी पर भी लागू होती है। आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आपकी पत्नी आपको पीटा करती है, क्रूएल्टी है किसी तरह की, तब तो आपको मिल सकता है तलाक, नहीं तो नहीं मिलेगा। अदालत भी ये बोल रही है कि विवाह में प्रेम अनिवार्य तत्व नहीं है। प्रेम नहीं भी हो तो भी विवाह माना जाएगा सही। हाँ, सेक्स नहीं हो तो विवाह सही नहीं माना जाएगा। आप अदालत में आगे साबित कर दें कि आपके और आपकी पत्नी के बीच में लंबे अरसे से शारीरिक संबंध नहीं है, तो अदालत आपको तलाक दिलवा देगी, ये ठीक है, ग्रांटेड। लेकिन आप ये सिद्ध कर दें कि आपके और आपकी पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, तो अदालत कहेगी तो क्या हो गया, प्रेम तो किसी भी रिश्ते में नहीं होता। कौन से पति पत्नी है जिनके बीच प्रेम है? तुम ही अनूठे हो क्या? जैसे सब निभा रहे हैं वैसे तुम भी निभाओ। आचार्य जी, झूठे तौर पे सभी लोग कहते हैं कि हम में तो प्रेम है, हम में तो प्रेम है। तो जिस प्रेम को आप कह रहे हैं वो प्रेम क्या है? जिस प्रेम का वो दावा करते हैं वो प्रेम क्या है, पहले उनसे पूछो ना, झूठों से। और बेचारों की मजबूरी ये है कि अगर वो स्वीकार कर लें कि प्रेम नहीं है तो फिर जो है उसके लिए भाषा में बड़ा घटिया शब्द होता है, तो उन्हें मजबूरन कहना पड़ेगा कि हाँ प्रेम है। देवी जी हैं, उनसे पूछो कि आप इस घर में रहती हो, पति के बच्चे पाल रही हो, पति की कमाई पर रहती हो, पति के कमरे में घर में रहती हो, आपका पति से प्रेम है? वो बेचारी कैसे स्वीकारेगी कि प्रेम नहीं है? क्योंकि अगर स्वीकार लिया प्रेम नहीं है तो फिर प्रश्न उठेगा कि प्रेम नहीं है तो फिर यहाँ क्यों रहती हो? फिर बड़ा भद्दा शब्द बोलना पड़ेगा। वो भद्दा शब्द बोला नहीं जाएगा, जबान से नहीं आएगा, तो इसलिए मजबूरन कहना पड़ता है प्रेम के नाते रहती हूँ। उसकी मजबूरी समझो ना बेचारी की। यही बात पतियों पर लागू होती है। दिली दिल में सबको पता है प्रेम वगैरह कुछ नहीं। आदत हो सकती है, अधिक से अधिक सुविधा हो सकती है, आदत हो सकती है, सुविधा हो सकती है, जिम्मेदारी हो सकती है,
एक अपने भीतर एक नैतिक जिम्मेदारी आत्मसात कर ली है, वो भी हो सकती है। प्रेम नहीं होता है। इसमें प्रेम की परिभाषा ये रहती है पत्नी के लिए कि कभी उसको कोई ज़रूरत है या उसको एक सिक्योरिटी जो है वो पति से हाँ, मिलती साड़ी है। मांगती है तो साड़ी दिलवा देंगे, बीमार होती है तो दवा दिलवा देंगे, छत दे रखी है, टीवी दे रखा है, बिस्तरा दे रखा है, और क्या चाहिए। और अगर अमीर घर है तो गाड़ी भी दे रखी है, ड्राइवर भी दे रखा है, और साल में 1-2 बार हीरा मोती सोना वगैरह भी दिलवा देते हैं उसको, तो और क्या चाहिए। यही है प्रेम। और पति के लिए ये रहता है कि घर आता है वापस घर आता है, तो जो चाहता है मिलता है, रसोई से बिस्तर तक सब कुछ बढ़िया, माल गर्मा गर्म रहता है। यही है। सुनने में बड़ा अश्लील लग रहा होगा, पर क्या करें, जो है सो है। पर इसमें आचार्य जी जो रिश्ता ये अभी पूरा दिख रहा है पति पत्नी का आपस में, एक बच्चे का अपने माँ बाप से भी तो यही रिश्ता होता है बचपन से। आपने रिश्ते पूरे यही देखे परिवार ही होते हैं। ऐसे होते हैं। तभी तो इतने मनोरोग है ना, मेंटल डिसऑर्डर इतना क्यों है। क्यों इतना मेंटल डिसऑर्डर। बच्चा पैदा होता है, वो घर में जो माहौल देखता है वो उसकी परवरिश के लिए, उसके विकास, उसके पोषण के लिए अच्छा नहीं होता है। पर उसके बावजूद भी एक रिश्तों में जो ट्रस्ट है या विश्वास है कि ये रिलेशनशिप एज एन इंस्टीट्यूशन और मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन जो क्योंकि कोई है, विकल्प नहीं दिखाई देता। विकल्प नहीं दिखाई देता। हम जैसे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, हम जैसे हैं, विवाह को होना पड़ेगा। जैसा ये विवाह का इंस्टीट्यूशन चल रहा है, इसको चलना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे हम वैसे हैं। जब तक मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा, तब तक विवाह की संस्था, विवाह का इंस्टीट्यूशन जैसा है, उसको भी वैसा ही रहना पड़ेगा। जैसा ये समाज है, ये वैसा ही रहा है, और आप विवाह को रोक दीजिए तो उपद्रव फैल जाएगा, लोग पगला जाएंगे, जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही होंगी, और कुछ भी हो रहा होगा, बलात्कार हो रहे होंगे। तो हमारी मूर्खता के चलते, हमारी अस्तित्वगत मूर्खता के चलते, हमारी एग्जिस्टेंशियल स्टुपिडिटी के चलते विवाह एक अनिवार्यता है, बिल्कुल है। ये एक स्टुपिड बट नेसेसरी। माय क्वेश्चन इज, डू वी नीड टू बी दैट स्टुपिड? हम जब तक उतने स्टुपिड हैं, तब तक तो ये जैसा मामला चल रहा है ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो ज़रूरी है क्या कि इतनी स्टुपिड ज़िंदगी बिताई जाए? इसमें आचार्य जी कई लोगों को ऐसा लग सकता है जैसे आप रिश्तों के खिलाफ हैं या विवाह के खिलाफ हैं। मैं सच्चाई, सच्चे प्रेम के पक्ष में हूँ। बात खत्म। मैं तो चाहता हूँ रिश्ते रहें, मैं तो चाहता हूँ इंसान का इंसान से ऊंचा रिश्ता रहे, पुरुष का स्त्री से, स्त्री का पुरुष से, बूढ़े का बच्चे से, जवान का बूढ़े से, काले का गोरे से, अमीर का गरीब से, अच्छे से अच्छा रिश्ता रहे। और रिश्तों की बात आती है तो मैं तो कहता हूँ, तुम्हारा सिर्फ किसी इंसान से ही क्यों अच्छा रिश्ता रहे, तुम्हारा जानवरों से अच्छा रिश्ता क्यों नहीं, तुम्हारा पेड़ों से, प्रकृति से, नदी पहाड़ों से अच्छा रिश्ता क्यों नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि रिश्ते अच्छे से अच्छे रहें। समूचे धर्म का, अध्यात्म का और उसके पीछे के दर्शन का उद्देश्य ही यही है कि आप उच्चतम रिश्तों में जी पाओ। तो मैं रिश्तों के खिलाफ कैसे हो सकता हूँ? लेकिन रिश्तों के नाम पर हमने अगर नर्क बना रखे हों तो उसके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा ना, उसकी सच्चाई तो उजागर करनी पड़ेगी ना। हाँ, हम सब अधिकारी हैं, हम सब हक रखते हैं कि हमें अच्छे रिश्ते मिले, और हमारा वो हक मारा जा रहा है। और हमारा हक मारा जा रहा है क्योंकि हमने एक झूठी व्यवस्था बना रखी है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सच्चाई, आत्मज्ञान, अध्यात्म के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक ऊंचे रिश्ते के लिए हमें सामाजिक तौर पे पता है कि हमारी जो ऊंची की डेफिनेशन है कि आप एक रिश्ता संबंध बनाते हो, शादी करते हो, वो परिभाषाएं हैं और वो लोग कर भी रहे हैं। पर आध्यात्मिक रूप से एक ऊंचा रिश्ता जो है वो, उसके लिए पहला कदम क्या हो? मेरा अगर इनसे ऊंचा रिश्ता है तो इनका काम है मेरी कमज़ोरियों को पग पग पे चुनौती देना। इन्हें मेरी वृत्तियों का शिकार नहीं बनना है, इन्हें मेरी वृत्तियों का भोजन नहीं बनना है। मैं भूखा जानवर हूँ, इन्हें मेरे सामने मांस बनकर नहीं लेट जाना है। इनका काम है मेरे
अंधेरे को चुनौती देना। इनका काम है मुझे बेहतर बनाने में मेरा सहायक होना। ये एक ऊंचा रिश्ता होता है, जहां आप एक दूसरे को नीचे नहीं गिराते, जहां आप एक दूसरे को और जानवर नहीं बनाते, जहां एक दूसरे को और बंधनों में नहीं डालते, जहां दोनों एक साथ जिंदगी में बेहतरी की, चुनौती की, निर्भयता की यात्रा करते हैं। और वो कोई ये भी नहीं है कि उसमें कोई रूमानी आप चित्र मत बना लीजिए कि दो लोग हैं और जैसे वो पहाड़ पे इकट्ठे चढ़ रहे हों। रिश्ते में ये कोई अनिवार्यता नहीं होती है कि दो ही लोग हैं या अकेले ही हो या 5 ही लोग हैं। रिश्ते का मतलब होता है वो सब कुछ जो तुम्हारी मदद कर सकता है उसे तुम मदद लोगे, वो सब जिनको तुम मदद दे सकते हो उनको तुम मदद दोगे। और जीवन में प्रतिपल किसी से भी संबंधित होने का तुम्हारा मानदंड यही होगा, कसौटी यही होगी कि इसके साथ जब जुड़ रहा हूं तो और बेहतर हो रहा हूं या बदतर हो रहा हूं। मनोरंजन के लिए नहीं जुड़ रहा हूं, ओछे सुख के लिए नहीं जुड़ रहा हूं, ऊंचे आनंद के लिए जुड़ रहा हूं। ऐसा ऊंचा आनंद जो ऊंचे खतरे उठा करके और ऊंची कीमत चुका करके ही मिलता है, ये होता है असली रिश्ता। ये रिश्ता नहीं होता कि वैसे भले ही आप ठीक ठाक इंसान हो लेकिन प्रियतमा को देखा और पशु बन गए। ज्यादातर तुम्हारे रिश्ते ऐसे ही होते हैं। एक अच्छा खासा आदमी होगा, वो भले ही अपनी साधारण जिंदगी में फिर भी थोड़ी बुद्धि रखता हो, कुछ समझ, कुछ चेतना रखता हो, लेकिन जब वो अपनी स्त्री के सामने पड़ता है तो एकदम जानवर ही हो जाता है। ये कौन सा रिश्ता है? ये कौन सा रिश्ता है जिसमें आप एक दूसरे से बुद्धिमानी की बातें नहीं कर सकते, सिर्फ भावना की बातें कर सकते हो? बताओ। और अगर आपने बुद्धिमानी और विवेक की बातें करी तो रिश्ता चरमाने लग जाता है। ऐसे ही होते हैं ना ज़्यादातर रिश्ते। और रिश्ता अगर बचाना हो तो दोनों एक दूसरे से भावनापूर्ण बातें करो, गीली बातें, मीठी बातें। गीली गीली बातें करोगे, कोमल कोमल बातें करोगे, मीठी मीठी, शहद शहद, तो रिश्ता चलेगा। और अगर सच के कठोर धरातल पर बात कर ली तो रिश्ता ही टूट जाए। ये कौन सा रिश्ता है? ज्यादातर हमारे रिश्ते ऐसे ही होते हैं ना। जो आपके निकट के लोग होते हैं, आप मुझे बताइए आप उनसे कितनी सच्ची बात कर पाते हो? बल्कि निकट के लोगों से सबसे ज्यादा आप कोशिश करते हो कि किसी गहरी गंभीर चर्चा को छेड़ा ही ना जाए, हाँ या ना। उनके साथ आप और सबसे सतही बातें करते हो, चाय, कपड़ा, बिस्तर, बच्चे की फीस, आप यही सब बातें करते हो। उनसे आपने कोई गहरी अस्तित्वगत बात कर ली तो रिश्ता ही टूटेगा। वो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि रिश्ते के मूल में कोई सच्चाई थी ही नहीं, बस एक अंधा आकर्षण था। और वो अंधा आकर्षण अपने आप में समाप्त भी हो चुका है, न जाने कब का। तब आकर्षण था, अब मजबूरी है, बस। इसमें आचार्य जी, जो एक ऊंचा रिश्ता है उसमें सामने वाले की मदद करने के लिए भी सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, अपने ही इनसिक्योरिटीज़, अपनी ही वृत्तियों से संघर्ष करना होगा। उसके बाद ही आप शायद किसी और के बारे में भी कुछ सोच पाओगे, अदरवाइज तो इसीलिए ज़रूरी क्यों है कि जा कर के किसी से चिपका चिपकी का खेल खेलो? बोल तो रहा हूँ, ये कहाँ से ये हमने आदर्श बना लिया है कि जोड़ीबाजी एकदम ज़रूरी है और जोड़ीबाजी जीवन में सबसे अहम बात होती है। अभी तो हालत ये कर दी है कि कोई 30-35 साल का पुरुष हो और ज़्यादा स्त्रियों में उसका ब्याह ना हुआ, वो हाय हाय करके कलपती रहती है, वो आत्महत्या करने को तैयार हो जाती है, क्योंकि समाज से उससे पग पग पर और पल पल पर यही संदेश मिलता है कि तेरी ज़िंदगी बर्बाद है। कोई उससे मिलेगा, कुछ नहीं पूछेगा। वो लेखिका हो सकती है, उसने बहुत अच्छी किताब लिखी है, वो धाविका हो सकती है, वो एथलीट है, वो कुछ भी हो सकती है, वो वैज्ञानिक हो सकती है, लेकिन उसके घर वाले मिलेंगे, उसकी मौसी फूफी ये सब मिलेंगे, पहली चीज़ है ब्याह बता। आप एक टॉप साइंटिस्ट से बात कर रहे हो और आप उससे क्या पूछ रहे हो? ब्याह बता। आप एक टॉप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल से बात कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए।
आपके पास कोई ऊंचा मुद्दा नहीं है उससे बात करने के लिए, आप उससे क्या पूछ रहे हो? बच्चा कब पैदा करेगी? ये क्या जानवरों वाली बात आपने छेड़ दी फिर से। लेकिन यही है, हमने जोड़ीबाजी को ही जीवन का केंद्र बना लिया है। ये बात सब समझ लें, ना आप जोड़े में पैदा हुए थे, ना आप जोड़े में मरोगे। अकेले आए हो, अकेले जाना है। बीच में ये कि तुमने क्या घरौंदा घोंसला, क्या घर बनाना है? हाँ, हम सफ़र मिल जाते हैं, सफ़र में बहुत अच्छी बात है। जितनी दूर दूर हो सका साथ चलेंगे, जिसमें तुम्हारी भलाई हमारी भलाई। लेकिन ये कौन सी गांठ है जो बांध ली है कि जो अब खुलती ही नहीं? जब तक रिश्ते में आत्मीयता है, खुशबू है, रिश्ता अच्छा है। नहीं तो जो जीवन का यथार्थ है उसको स्वीकार करो। यमराज ऐसी गाड़ी लेके नहीं आता जिसमें दो बैठ सकें। एक ही पिलियन राइडर होता है, आगे बैठते हैं यमराज और पीछे एक की जगह होती है। ऐसे नहीं होता वहां कि चलो दो को जोड़े को लेके जाएंगे। तो क्या जोड़ेबाजी लगा रखी है? तुम जीवन में सर्वप्रथम अपनी मुक्ति के लिए उत्तरदायी हो और अपना वो प्रथम दायित्व तो पूरा करो। तुम्हारी पहचान ये नहीं है कि तुम पति बनो, तुम्हारी पहचान ये है कि तुम मनुष्य बनो। मनुष्य बने नहीं, पति बनना है। इंसान अभी वो बनी नहीं है, उसको गर्लफ्रेंड बनना है। बंदरिया जैसी है वो, ठीक से टटोलो तो पूछ भी मिलेगी। और ये बंदरिया कह रही है मैं तो गर्लफ्रेंड हूं, मैं प्रियतमा हूं, अब पत्नी बनूंगी। पागल। देखते नहीं हो सोशल मीडिया पे ये 12-12, 14-14 साल वाली नाच रही होती हैं कि पिया मिल गया, पिया। क्या कर रहे हो तुम? ये सब करने को पैदा हुए हो। लेकिन वही आध्यात्मिक शिक्षा दी ही नहीं जाती। माँ बाप नहीं दे सकते, माँ बाप को कुछ नहीं पता है। स्कूल कॉलेज नहीं दे सकते क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कुछ नहीं पता है। तो वो फिर अपना बंदरिया नाचते रहते हैं। आचार्य जी, आपकी बात बहुत कचोट भी रही है, दर्शकों को भी कचोट रही होगी। तो अगर स्त्री या पुरुष शादी नहीं करेंगे, सपोज लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो वो जानवरों जैसा है। जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं उनमें कोई बात तथ्य से हटकर हो तो कहिए। और ये बात भी बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। जिसके साथ तुमने कम से कम 10 साल नहीं बिताए, उसके साथ कोई तुम लीगल, सोशल, रिलीजियस ऑब्लिगेशन मत खड़ी कर लेना